हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। हमने ये देखा था कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्थिति यानी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, यानी किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है अभी तक। हमने ये देखा है कि जो आपकी एनर्जी होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके बेस पे एक लॉ बना। इन सबको ऑब्जर्व करके एक लॉ बना। यानी जब ये देखा गया कि जो आपका पंखा है, ठीक है, जैसे आपका फैन है, पंखा है, तो हमने उसे क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा उसे। और वो विद्युत ऊर्जा क्या हुई, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। यानी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। तो जब हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखा तो एक लॉ इसमें जो आपका आया जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इस लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऊर्जा होती है यानी जो एनर्जी हो, क्या होती है, जो आपकी ऊर्जा होती है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसे हम उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसे बना नहीं सकते और ना ही हम उसे खत्म यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे हम एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यानी जब भी कोई एनर्जी, जैसे कि हमने अभी पंखे का एग्जांपल लिया, तो उसमें हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी विद्युत ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो जब भी ये प्रोसेस होगा तो क्या होगा, आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, वो कभी भी ना खत्म होगी ना ही उत्पत्ति होगी, बल्कि वो एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाए। यानी जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपका ये बताता है, क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी इस लॉ के हिसाब से, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या फिर वो रूपांतरित हो सकती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि ना इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे खत्म यानी इसका विनाश नहीं किया जा सकता। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। यानी रूपांतरण से पहले जो एनर्जी थी और रूपांतरण के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी, दोनों कांस्टेंट होगी यानी अचर होगी, यानी वो सदैव एक जैसी ही रहेगी। The law of conservation of energy valid in all situations and for all kind of transformation। यानी जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यानी जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो हर सिचुएशन यानी जितनी भी सिचुएशन है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन देखी थी, तो जितनी भी आपकी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां, जो भी आपके पास क्या आती सिचुएशन आती है, उसमें क्या होता है, उन स्थितियों में क्या होता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है,
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनमें जो आपका ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है ये लागू हो। यानी आप किसी भी कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लो जिसमें आप क्या देख रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड हो। यानी अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले अपने दिनचर्या में, चाहे आप किसी एसी का एग्जाम्पल ले या फिर आप टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में जिसमें आपका क्या हो रहा है, जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। हर एक केस में आपका जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लागू होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप एक बॉल ले सकते हैं, ठीक है, आपको एक बॉल लेनी है और सबसे पहले आपको बॉल को नीचे से ऊपर क्या करना है, नीचे से ऊपर फेंकना। तो आप ये मान लीजिए कि जब आप बॉल को ए पोजीशन से ग्राउंड लेवल से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये एक हाइट सी तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, हाइट सी, यानी पॉइंट सी जो है, जिसे आप हाइट एच ले सकते हैं और पॉइंट सी ले सकते हैं, वहां तक आपकी क्या है, बॉल पहुंचती है। और आप ये सोचिए कि आप ये जानते हैं कि जो आपकी इस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट होगी, यानी वो बॉल जब सी पोजीशन पे होगी, तो इस पोजीशन पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसे हम mgh से लिख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में। अब हम ये सोचते हैं या हम ये समझते हैं कि इस पोजीशन पे, यानी सी पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा आपका, वो आपका 10 जूल होगा। कितना होगा, 10 जूल होगा। यानी अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, अगर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें, हम गतिज और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं और हम अलग अलग पॉइंट में इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट सी में देखते हैं, ठीक है। पॉइंट सी में अगर देखें, अगर हम पहला केस ले रहे हैं, ये आपका क्या है, पहला केस है, फर्स्ट केस है, और ये आपका दूसरा केस है यानी सेकंड केस, ठीक है। अगर हम पहला केस लें, जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल एक हाइट तक पहुंचा, ठीक है, कहाँ तक पहुंचा, एक हाइट तक पहुंचा, जो कि हमारा पॉइंट क्या है, सी है। तो सी पॉइंट पे जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, आप मान लीजिए इस केस में 10 जूल है, ठीक है, क्या है, 10 जूल। अगर हम इस केस में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, जो आपकी ये गतिज ऊर्जा है, इस केस में वो 0 होगी, ठीक है, 0 जूल होगी। क्यों होगी, हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्थिति यानी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस केस में, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि इस केस में जो होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की यानी काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वेग पे डिपेंड करती है। तो इस केस में इस बॉल पे किसी भी तरीके का वेग नहीं है, यानी वेलोसिटी नहीं है, ये
पोजीशन पे एक पोजीशन हमने ली है, इस कारण यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा 10 हो गई और काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपकी बॉल ऊपर गई तो ऊपर आप उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है वो इस तरीके से। वहीं अगर हम नीचे की बात करें, ठीक है, नीचे अगर हम बात करें इस पोजीशन, ठीक है, जो आपकी पोजीशन ए है, इसकी अगर हम बात करें जहां से हमने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, इस पोजीशन की बात करें तो जब हम नीचे से जब बॉल को ऊपर फेंक रहे, क्या कर रहे हैं, बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे, इस कंडीशन में जो इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी हो यानी गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में आपकी स्थितिज ऊर्जा 0 है और आपकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारी बॉल ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गई, ठीक है, ए बिंदु से सी बिंदु तक गई तो बीच में जो एक पॉइंट है आपका बी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, इस पॉइंट यानी नीचे से जब वो ऊपर गई, ठीक है, जब नीचे से ऊपर गई तो पॉइंट बी पे, ठीक है, क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो दोनों बराबर होगी यानी 5 जूल हो। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या है, इस केस में हमने एक ए पॉइंट से बॉल को ऊपर फेंका, तो जब हम नीचे से उसे ऊपर फेंक रहे हैं हम उसे वेग दे, क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, जिस कारण इस स्थिति में आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी 10 जूल होगी। क्या हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, आपकी आप देख सकते हैं 10 जूल हो गई। या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपका हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे हमने इसे हाफ mv² से लिखा है। अब जैसे हमने बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, जब वो ऊपर जा रही है, ठीक है, हमने क्या दिया उसे वेग, तो वो एक हाइट स्मॉल h तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, एक ऊंचाई स्मॉल h तक पहुंची जो कि आपका बिंदु B है। इस केस में अगर हम बात करें जब हम नीचे से ऊपर भेजें और स्पेशली जब वो A से B की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, चेंज इन एनर्जी हो रहा है, यानी जो आपकी एनर्जी है वो रूपांतरित हो रही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रही है, आपकी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। तो बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रूपांतरित हो रही है यानी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जब हम बी पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, बी पॉइंट को लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, आपको यहाँ पे बी पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपका बी पॉइंट है यहाँ पे ये हम मिड पॉइंट मान रहे हैं और इस पॉइंट में आपको आपकी जो ये बॉल है इसमें दोनों तरीके की आपको एनर्जी दिखेगी यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, दोनों आपको पॉइंट बी पे नजर है। अब क्या होता है, अब आपकी बॉल पॉइंट बी से ऊपर जाती है, ठीक है, पॉइंट सी तक जाती है जहां पे उसने सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ऊंचाई जो है उसकी क्या है, पॉइंट सी है, यानी पॉइंट सी तक वो पहुंची, यानी मैक्सिमम हाइट जो है वो पॉइंट सी है। इसके बाद क्या होता है, बॉल नीचे आने लगती है, तो जो ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पोजीशन सी है या ये बिंदु सी है, इसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से या ए पॉइंट से वो आपकी कैपिटल एच है। और इस केस में क्योंकि ये स्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी यानी मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक है, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा या मैक्सिमम होगी जो कि 10 जूल होगी। तो इस तरीके से जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस तरीके से जो आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। अब ये हमारा केस था जब हम बॉल को नीचे से ऊपर, अब जब बॉल एक हाइट तक पहुंच जाती है जो कि आपका बिंदु सी है या हाइट कैपिटल एच है, उसके बाद आपकी बॉल नीचे की तरफ यानी ग्राउंड लेवल पर,
अगर हम इस केस की बात करें तो हम ये सेकेंड केस में देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, अब आपकी बॉल हाइट तक पहुंची, एक हाइट पे पहुंची। इस केस में आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोजीशन जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम है यानी सबसे ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। ठीक, अब बॉल नीचे आती है और कहाँ तक आती है, ग्राउंड लेवल तक, यानी पॉइंट ए तक आपकी बॉल वापस आ जाए। इस पॉइंट में जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आ रही है, कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं पॉइंट बी पे जैसे पहुंची, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी बदल रही है या रूपांतरित हो रही है। यानी जो सी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ भाग धीरे धीरे करके आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो पॉइंट बी है वो हमने मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट लिया है इस पथ का। तो जो ये पॉइंट है बी पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं बिंदु बी जो है, इस कंडीशन में जो आपकी एनर्जी है, आपको इसमें दोनों तरीके की एनर्जी दिखाई देगी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगी, जो कि आपकी 5 जूल। अब जैसे ही ये बी से ए की तरफ जाता है तो धीरे धीरे करके इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और फिर ये पॉइंट ए यानी ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है, जहां पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो जाती है, और आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम किसी बॉल का एग्जाम्पल लें और बॉल को पहले ऊपर फेंके, ठीक है, और फिर वो ऊपर से जब नीचे आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए से जब बी में जाती है बॉल या सी तक जाती है तो धीरे धीरे करके जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल की वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और फिर सी बिंदु पे पहुंचने पर जो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। वहीं जब बॉल ऊपर से नीचे पृथ्वी की तरफ या अर्थ की तरफ या ग्राउंड लेवल पे आती है तो क्या होता है, आपकी जो पॉइंट सी पे आपकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो नीचे आते हुए धीरे धीरे करके गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, और जब वो ग्राउंड लेवल पे आती है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि पॉइंट सी पे मिली थी वो अब पॉइंट ए पे आके पूरी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाए। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो रूपांतरित हो रही है। तो अगर हम इस पूरे केस की बात, ठीक, इस पूरे केस की बात करें, ठीक है, इस पूरे केस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहली कंडीशन में हमने देखा, ठीक है, पहली कंडीशन में चाहे आप नीचे से ऊपर भेजें या ऊपर से नीचे भेजें, तो अगर हम सबसे पहले ए बिंदु पे बात करें तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं अगर हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 10 जूल, यानी जो टोटल एनर्जी आई ऑब्जेक्ट की या वस्तु की वो आपकी 10 जूल है। इसी तरीके से अगर हम बी पॉइंट देखें, ठीक है, दोनों केसेस में हम बी पॉइंट देखें तो बी पॉइंट जो है दोनों केसेस में आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब सी पोजीशन की बात करें और दोनों केस की बात करें, पहले केस दूसरे केस, तो हम क्या देख सकते हैं कि जब हम दोनों केसेस की बात करें और दोनों केस में अगर हम जो ऊर्जा है उसका योग करें या फिर जो आपकी एनर्जी है उनका सम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 जूल। यानी आपने पूरा जो हमने ये एग्जाम्पल देखा इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब हम हर कंडीशन लेते हैं, चाहे नीचे से ऊपर बॉल जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, और जो हमने पोजीशन ली, हर एक पोजीशन में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो आपकी एनर्जी का सम है, यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो आपका
10 आ रहा है, यानी 10 आ रहा है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है। क्या आ रही है? कांस्टेंट वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू आपको हर जगह नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक कंडीशन में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, इन दोनों का योग यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट यानी अचर आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट यानी अचर आ रहा है। यानी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है, जो कि क्या है? टोटल एनर्जी है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो अगर हम फर्स्ट केस ले, सेकंड केस ले, दोनों केसेस में जो आपकी ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा, दोनों का योग क्या आ रहा है? दोनों का योग आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या होती है? आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी अगर कभी भी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, वो हमेशा अचर होती है। यानी उसका जो योग है, टोटल जो एनर्जी होती है सिस्टम की, तो वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और हम ऊर्जा को ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना उसकी हम उत्पत्ति कर सकते हैं, और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी उसका विनाश कर सकते हैं। बस वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है या फिर ट्रांसफॉर्म होती है। इस एग्जाम्पल से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझा कि किस तरीके से जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। और किसी भी प्रकार से आपने ये देखा कि किसी भी तरीके से आपको ये दिखाई दे कि एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आई, यानी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो इस सिस्टम में आई नहीं, ना ही कुछ एनर्जी खत्म हुई या लॉस। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appear as equal to the amount of kinetic energy. यानी हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये देखा, क्या देखा हमने? ये देखा कि हर एक केस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो रही है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है या फिर ट्रांसफर हो रही, यानी जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इस केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है। हमने दोनों केसेस देखे, तो हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपका वेरीफाई हो गया। हमने एक एग्जांपल देख लिया, हमने उसका स्टेटमेंट। तो बेसिकली जब भी हम फ्री फॉल की बात करते हैं, यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु क्या होती है? आपकी फ्री फॉल में होती है, तो उसकी जो, जब वो फ्री फॉल में होती है तो उसकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, जैसे अभी हमने देखा। और जब भी हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो गति के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी या वेग के ऊपर डिपेंड है।
यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कैसी है, वो उससे हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की, तो इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, किसी बॉल को हम फेंकते हैं और सपोज आप उस बॉल को किसी कांच की तरफ फेंक रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी आपने उसे एक वेग दिया, ठीक है, फोर्स लगाया, वेग दिया उसे, वो एक वेलोसिटी से गया और उसने उस कांच पे, जब वो स्ट्राइक हुआ उस पे लगा और उसने कांच तोड़, तो बेसिकली जो कांच टूटा वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के कारण टूटा। इसी तरीके से अगर हम किसी हथौड़ी की बात करें, तो हथौड़ी का यूज हम कील को आपके दीवार पे कील लगाने में करते हैं, क्योंकि कील होती है उसे लगाते, तो हम क्या करते हैं, कील को खड़ा करते हैं दीवार के ऊपर और हम पीछे से उसके क्या लगाते हैं, क्या मारते हैं, आपका हथौड़ा मार। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं हथौड़ी में। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हथौड़ी में जो हम देते हैं, वो क्या करता है, उससे आप जो आपकी कील होती है उसे हिट करते हैं और जो आपकी कील है वो आपकी दीवार में घुस जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके काइनेटिक एनर्जी के। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is termed as kinetic energy। यानी वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो गति या फिर किसी भी बॉडी की गति के कारण होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और हर एक एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, हर एक बॉडी में क्या होती है, मूविंग बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है। A body uses mechanical energy to try to work, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कार्य करने के लिए यूज की जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है हैमर की, ठीक है, हैमर पे जो हम गतिज ऊर्जा लगा रहे हैं उससे क्या होता है, जो कील होती है वो लकड़ी के जो आपका फट्टा होता है या लट्ठे होते हैं उसमें ठोकने के कारण आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, लकड़ी में आपकी कील ठोकी जाती है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एयर इज एम्प्लॉयड टू रन विंड, यानी हवा की यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों आदि को चलाने में किया जाता है। यानी जो आपकी पवन चक्कियां होती है, विंड मिल्स होती है, आपने देखा होगा कि वो जो होता है उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यानी विद्युत या बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, विंड मिल्स को ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है। तो जो ये तेज हवाएं होती हैं, ठीक है, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण ये विंडमिल के जो पंखे होती है उसे घुमा पाती है, और जब ये विंडमिल के पंखों को घुमाती है तो उससे क्या होता है, आपका शाफ्ट मूव होता है और आपकी जो बिजली है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बन पाती है या उसका उत्पादन होगा। तो यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसका बहुत सारी जगह हम उपयोग करते हैं, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन या वेलोसिटी की वजह से होती है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। यानी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम समझें, जैसे कि हम लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास यानी द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और ये वेलोसिटी v से चल रही है, यानी इसका जो वेग है, ठीक है,
द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यानी मास जो है, जिसे हम मास कहते हैं, वो आपका स्मॉल m है, और जो आपका v है वो क्या है? वेग है, यानी वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान या मास स्मॉल m है और उसकी वेग यानी वेलोसिटी स्मॉल v। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी v से जा रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में, इस वस्तु पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी क्या है? हाफ mv² है। यहाँ पे m, जैसे कि मैंने आपको बताया, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और v क्या है? स्पीड या फिर वेलोसिटी है, ठीक है, ये गति है वस्तु। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक यानी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या है? ये एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें आपसे कहा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु, किस द्रव्यमान की? m, मास क्या है? स्मॉल m, की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो किस वेग से जा रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा जो है वो 25 जूल है। क्या है? 25 जूल है। What will be its kinetic energy when its velocity is double? यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी अगर हम इस वस्तु की, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको डबल कर दे, 2 गुना कर दे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? What will be its kinetic energy when velocity is increased by 3 times? और आपको नेक्स्ट ये पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी अगर हम इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दें, यानी 3 टाइम्स बढ़ा दें। तो ये आपका प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया है? वेलोसिटी दी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और वेलोसिटी आपको क्या दी गई है? तो हम मानते हैं, हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपका क्या है? स्मॉल m है। हम वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं यानी जो मास है उसे हम स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वेग दिया गया है। वेग यानी जिसे आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल v से दिखाते हैं, जो कि कितना है आपका? 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमें कितनी दी गई है? 25 जूल दी, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें मास दे रखा, मास हमें नहीं दिया गया है, वेग दिया है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दी है। तो हम सबसे पहले मास निकालते हैं इस वस्तु का यानी द्रव्यमान। तो यानी मास जो निकालेंगे हम वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से निकालेंगे, जो कि आपका क्या है? हाफ mv² है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, आपको दे रखी है 25 जूल।
m हमें निकालना है और आपकी वेलोसिटी 5 दी, तो यानी 25 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 25 हो जाता है, यानी जो आपका मास आएगा वो आपका आ जाएगा यानी जो ये ऑब्जेक्ट है इसका द्रव्यमान आपका 2 किलोग्राम। ठीक है, तो यह हमारा क्या आ गया, मास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अब पहली कंडीशन दी गई है जब वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया, यानी पहले केस में जो आपका v है वो आपका क्या हो जाएगा, v आपका 5 दे रखा है तो ये आपका दुगना हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, मास आपने निकाल दिया है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो हमारा हाफ mv² आएगा, यानी हाफ m की वैल्यू आपकी 2 है और v आपका 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। यानी आपके पास जो ये वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यानी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पहले केस में जब हमने क्या किया है, वेग को दुगना कर दिया है तो आपकी 100 जूल। तो ये हमारा पहला केस था जब हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया यानी दोगुना कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, वेलोसिटी को दुगना कर दिया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड केस करना है जिसमें आपको वेलोसिटी को तिगुना कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास वेलोसिटी 5 है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 15 आ जाएगा और उस क्वेश्चन को फिर इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। वेलोसिटी की जगह आपका 15 आ जाएगा और इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसको आपको होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों आज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने जो देखा है उसको आपको रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।